साथियों, रामसेब का 25वां अर्थात सिल्वर जुबली अधिवेशन है। मुझे याद है कि जब हम लोग शुरू में अधिवेशन किया करते थे, एकदम शुरू में 100-200 लोगों से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होते थे। मगर आज हमारा इतना बड़ा हॉल है, यहाँ बैठने के लिए हमारे लोगों को जगह उपलब्ध नहीं हो रही है। इसीलिए बाहर मैदान में हम लोगों ने पंडाल लगाकर व्यवस्था करने का प्लान बनाया था। बरसात की वजह से जो वातावरण है वो अनुकूल ना होने की वजह से ये व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए। मगर सिल्वर जुबली अधिवेशन में हाल में उपस्थित से ज्यादा 2 गुना बाहर लोग हैं, तो इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि हम लोग इस सिल्वर जुबली अधिवेशन में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ चुके। बिहार में संगठन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ चुका है। देश में 36 राज्य है। भारत में टोटल 36 राज्य है। 36 में से 32 राज्यों में संगठन फैल गया है। केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्लादेश और ब्रह्मदेश के आसपास जो प्रदेश लगे हुए हैं, वो प्रदेश जो है केवल बाकी है। और लगभग 36 में से 32 राज्यों में हमारे संगठन का जाल फैल गया। 769 जिले हैं भारत भर में। टोटल सारे देश भर में ये जिले लगातार बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में राज्यों के साधन संसाधन बढ़ रहे हैं, तो राज्य अपने जिलों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि गांव में रहने वाले लोगों को जिलाधिकारी का कार्यालय ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तहसील का कार्यालय ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे राज्यों के संसाधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जिलों की और तहसीलों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अभी हमारे संगठन की 625 जिलों में शाखाएं कार्यरत हो गई। जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेब संगठन था। अभी 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन की शाखाएं कार्यरत है। और जो योजना के अनुसार जो हमने प्लान बनाया कि वामसेब तो कर्मचारी लोगों का संगठन है और कर्मचारी गांवों में आमतौर पर नहीं मिलते। कर्मचारी आमतौर पर शहरों में उपलब्ध होते हैं। इसलिए वामसेब का संगठन
और उसको बढ़ाने के लिए शहरों में ज्यादा जोर लगाया गया। एक रणनीति के तहत किया गया, एक योजनाबद्ध रणनीति बनाकर कांशीराम जी ने ये रणनीति बनाई थी कि जो SC ST OBC का समाज है वो साधनहीन समाज है। जो साधनहीन समाज है उनका आंदोलन साधनों के बगैर नहीं चलाया जा सकता और साधनहीन लोग साधनहीनता के आधार पर अपना आंदोलन आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो समाज में कर्मचारी वर्ग है जिनको नौकरी मिल गई है उनको हर महीने निश्चित आय सैलरी मिलती है, उन लोगों का अगर संगठन बनाया जाए तो संगठन बनाने, चलाने, संचालन करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन हम लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं। किसी भी संगठन को और आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम 5 साधनों की जरूरत होती है और ये साधन इकट्ठा जो बुद्धिजीवी कर्मचारी है उसके पास उपलब्ध हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मानसिक कर्मचारियों का संगठन बनाया गया और अब इसको बहुत लंबा समय मेरी जब उम्र 18 साल कुछ महीने की थी तब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल गया और जब मैं ज्वाइन हो गया था तो ज्वाइन होने के बाद पहले दिन जब मैं ज्वाइन हो गया तो मुझे जिस विभाग में जिस सेक्शन में 6 महीने का ट्रेनिंग करने के लिए रखा गया था उसके सेक्शन सुपरवाइजर ने मुझे एक सीनियर कर्मचारी के नियंत्रण में काम करने के लिए कि इनके निगरानी नियंत्रण में आप 6 महीना ट्रेनिंग करो। तो वो जो निगरानी नियंत्रण में काम करने के लिए रखा गया था वो व्यक्ति 10 बजे से 6 बजे तक मुझे गवर्नमेंट जो काम है वो काम सिखाता। 6 बजे तक 10 बजे से 6 बजे तक वो मुझे गवर्नमेंट का काम सिखाता था और 6 बजे के बाद वो बामसेप के मीटिंग में लेके जाता था। 2 ट्रेनिंग होता था मेरा ट्रेनिंग, एक गवर्नमेंट का ट्रेनिंग और एक ट्रेनिंग बामसेप का। मुझे मालूम नहीं था मगर वो व्यक्ति उधर सीनियर कर्मचारी भी था और उधर बामसेप का कार्यकर्ता भी था। तो वो शाम को 6 बजे पहले ही दिन नौकरी लेगा, उसके पहले ही दिन मुझे बामसेप की मीटिंग में लेके गया और बामसेप के लोगों के बीच में बैठकर मुझे जो सुनने को मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। तो उसी दिन से मैं इस काम को करने लगा। तो 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी तब से मैं कर रहा हूँ। मेरी उम्र 66 साल है, 48 साल से ज्यादा समय हो गया। इतने लंबे समय से ये काम मैं कर रहा हूँ और इतना लंबा समय लगाकर ये देशव्यापी संगठन 13 स्टेट में जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो 140 जिलों में 13 राज्यों के 140 जिलों में संगठन था। अभी 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन था। मैं केवल जिलों का नाम आपको बता रहा हूं, 1-1.5 लाख गांव में भी फैल गया। तो अभी हमारी जो योजना है वो योजना के अनुसार अभी बामसेप का काम बढ़ाने के लिए मुझे समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए अभी हमारे पास लाखों लोग देश भर में तैयार हो गए। मुझे इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोगों ने इस मकसद को, इस व्यवस्था परिवर्तन को करने के लिए हमने ये काम शुरू किया था, उसको करने के लिए हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है।
वो काम क्या है, अभी हमको बामसेप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ ज्यादातर बामसेप के कर्मचारी लोग आए हैं, उन लोगों को मैं खास तौर पर बात समझा रहा हूँ कि अभी आप लोगों को बामसेप बनाने पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, कि बहुत बढ़ गया है, बहुत बन गया है। अभी आपको भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन करने वाला संगठन है वो बढ़ाने की जरूरत, वो बनाने की जरूरत है, वो बढ़ाने की जरूरत है। और 6.5 लाख गांवों में से गांवों में ज्यादा से ज्यादा समय लगाने की जरूरत है। यदि आपके पास जिला के यूनिट है और अगर आप साल के 12 महीने को 3-3 महीने का एजेंडा बनाते हो, कार्यक्रम बनाते हो, तो जिले में 3 महीने में आप सारे तहसीलों में आप संगठन बना सकते हैं। जिले का जो यूनिट है उसमें जो कार्यकर्ता है, संख्या है, उसके आधार पर तहसीलों में 3 महीने में आप संगठन बना सकते हैं। 3 महीने में नहीं बना 6 महीने में बना सकते हैं, 6 महीने में नहीं बना साल भर में बना सकते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा साल भर में सारे तहसीलों में आपका संगठन फैल जाए। और अगर तहसीलों में संगठन बन गया तो फिर आपको तहसीलों के लोगों की मदद से जिला यूनिट के लोगों को प्रत्येक गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तहसील के जो कार्यकर्ता है उसकी मदद से, क्योंकि एक तहसील में बिहार में 100, 125 या 150 या बहुत ज्यादा हुआ 200 गाँव होंगे। कितना गाँव हो सकता है? 100, 45,000 सारे बिहार में है। एक जिले में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं और 45,000 गांव है, तो 16,000 गांव एक जिले में आता है। तो ज्यादा से ज्यादा एक तहसील में 100, 125 या 150 गांव आते हैं। अगर 100, 125 और 150 गांव मैक्सिमम मान लें, अगर तहसील में आपके पास कार्यकर्ता हैं, उसका आप प्रशिक्षण ले लो। अगर आपने प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया, तो आपके ट्रेनिंग में 50-100 लोग हो सकते हैं और उसमें काम करने वाले लोग 10-5 लोग आपके काम करने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी हमारा ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग जो लिया जाता है, उसमें अगर 100-200 लोग हाजिर रहते हैं तो कोई भी आदमी वेस्ट नहीं जा सकता। या तो कार्यकर्ता बनेगा, या तो वेल विशर बनेगा, या तो डोनर बनेगा, या तो सपोर्टर बनेगा, कोई न कोई कुछ न कुछ जरूर बनेगा। दिन भर अगर कोई सुन रहा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, और दिन भर सुनने के बाद अगर जो वेस्ट जाएगा तो वो ओरिजिनली वेस्ट है। तो उसके तरफ ज्यादा हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको वेस्ट मटेरियल में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ वेस्ट मटेरियल तो होता ही है। तो इस तरह से तहसील में 8-10 लोग भी अगर तैयार होते हैं, ज्यादा नहीं, 8-10 लोग भी तैयार होते हैं, अगर उनके द्वारा तहसील में ब्लॉक बनाया जाए, ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत बनाया जाए, बिहार में शायद न्याय पंचायत है, नहीं ग्राम पंचायत है, तो इस तरह से ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के बाद ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के बाद गांव, तो तहसील के लोग साल भर में 3-3 महीने के 4 बार टुकड़ों में समय बांटकर कार्यकर्ताओं का टारगेट बनाकर अगर ये काम किया जाए, साल भर में तहसील के अधीन आने वाले 100-150 गांव कवर हो जाए, ज्यादा समय नहीं लगता। और इस तरह से ये भौगोलिक नेटवर्किंग पूरा हो जाएगा। अगर ये भौगोलिक नेटवर्किंग पूरा हो जाता है तो फिर हमारा समाज जो है वो केवल भौगोलिक नेटवर्किंग में, भौगोलिक एरिया में बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि जातियों में भी बिखरा हुआ है। तो ये जो 6-6.5 हजार जातियां है,
तो 6000 जातियां मानकर चलिए, अगर 6000 जातियां हैं तो तहसीलों में जो जातियों की संख्या होती है, ये तो सारे देश का आंकड़ा बता रहा है। तो स्टेट में कुछ जातियां होती है, 200-300 जातियां होती है आपके यहाँ, और तहसीलों में इसी तरह से जातियों की संख्या होती है। तो भौगोलिक नेटवर्किंग के बाद तहसीलों में और गांव में केवल एक जाति विशेष के लोगों को जोड़ने से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। एक ध्यान रखना जरूरी है कि हम जाति के आधार पर बांटे गए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं हैं। हम लोग बटे हुए लोग नहीं हैं, हम जाति के आधार पर बांटे हुए लोग। बटे हुए लोग और बांटे हुए लोग में फर्क है। बटे हुए लोग इस शब्द का अर्थ होता है कि हम खुद ही बट गए। बांटे हुए लोगों का अर्थ होता है कि ब्राह्मणों ने हमें बांटा। तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों ने बांटा तो ब्राह्मणों का हित होगा, ब्राह्मणों का हित होगा तो उन्होंने बांटा। इसके बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा किसी प्रकार का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को, उन तमाम लोगों को जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है। शेड्यूल कास्ट अछूतों की जातियों का समूह है। बहुत सारे लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शेड्यूल कास्ट ये 4 वर्णों में शामिल नहीं। शेड्यूल कास्ट शूद्र वर्ण के लोग नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत वर्ग के लोग। ये ठीक से समझ लो। ये जब तक आप भारत की समाज व्यवस्था को ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बदलना कैसे है ये समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो वर्ण सिस्टम है, इसमें जो शूद्र है वो ओबीसी है, ये शूद्र वर्ग है वो ओबीसी है, जो अछूत है वो शेड्यूल कास्ट है। तो जो शेड्यूल कास्ट है वो वर्णा सिस्टम में नहीं है, वर्णा के बाहर। इसे बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था आउटकास्ट। आउटकास्ट का अर्थ है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। आप लोग शायद वर्ण व्यवस्था को ही प्रधान व्यवस्था समझते होंगे। नहीं, केवल वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में तो केवल 4 वर्ण है, मगर जाति व्यवस्था में 6000 से ज्यादा जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में कुछ जातियां हैं, ओबीसी में कुछ जातियां हैं, और तीनों मिलाकर 6000 के लगभग जातियां हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है। और बाबा साहब आम्बेडकर को जब अवसर मिला तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 6000 टुकड़ों को 3 हिस्सों में संगठित किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड। जो 6000 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा था, उनको बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 टुकड़ों में संगठित किया। यानी एक ही झटके में 6000 टुकड़ों को 3 टुकड़ों में संगठित करने में कामयाबी हासिल की। किसी भी अछूत जाति के लोगों को पूछो कौन होगा, शेड्यूल कास्ट, वो अपनी जाति नहीं बोलता, शेड्यूल कास्ट। तो इसी तरह से शेड्यूल कास्ट जातियों का समूह है, शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों का समूह है, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों का समूह है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, इसको बदलना कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा। बदलने का मुद्दा तो दूसरा है, तीसरा है।
पहला ही मुद्दा अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा मुद्दा कहां से समझ में आएगा। इसलिए इस बात को हम लोगों को ठीक से समझना होगा और इन लोगों को जगाना होगा। जो जाति के टुकड़ों में बांटे गए लोग हैं उनको जगाना होगा। ध्यान रखो, कैसे होगा ये? केवल आपकी इच्छा है से नहीं होगा। आपकी इच्छा है ऐसा हो जाए तो ऐसे इच्छा मात्र से नहीं होगा। इसके लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? इनको जगाना होगा। तो जगाने के लिए आपके पास विचारधारा चाहिए। जगाने के लिए अगर आपने लोगों को कहा, मान लो आपने 100-200 लोगों को इकट्ठा किया, उनको कहा जागो, जागो कहने से जाग जाएगा? जागो कहने से नहीं जाग सकता। तो जगाने के लिए आपके पास विचारधारा चाहिए। ये विचारधारा के आधार पर आपको समझ में आता है कि आपको शूद्र बनाया, आपको अछूत बनाया, आपको जातियों के टुकड़ों में बांटा, आपको छूत और अछूत के हिस्सों में बांटा, किसी को छूत बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को छूने लायक बनाया, किसी को ना छूने लायक बनाया। ये सारा विचारधारा के आधार पर समझ में आता, अन्यथा समझ में नहीं आता। तो विचारधारा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सारे देश भर में 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का ट्रेनिंग रखा हुआ है। हम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये 2-3 हजार साल की बीमारी है। तो पहले बीमारी को तो समझ ले। अगर बीमारी ही समझ में नहीं आई तो इलाज कहां से शुरू होगा? कभी भी कोई भी डॉक्टर, अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो इसको क्या बीमारी हुई तो पहले उसको समझने की कोशिश करता है डॉक्टर। तो डॉक्टर उसको सवाल पूछता है। डॉक्टर जो है बीमार को सवाल पूछता है, खाना खाते हो कि नहीं? पेट भर भूख लगती है क्या? है भूख लगती है? खाने की इच्छा होती है? अच्छा, पानी वगैरह पेट भर में पीते हो कि नहीं? कितने गिलास पीते हो? डॉक्टर पूछता है। और पेट पूरी सवेरे साफ होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे तमाम सवाल जो है वो पूछता है डॉक्टर। तमाम प्रकार के सवाल पूछता है और फिर वो जानकारी लेता है, आपसे जानकारी लेता है। और उसी तरह से ये जो समाज का आंदोलन है, तो समाज की भी एक बीमारी है। एक आदमी की बीमारी है, एक समाज की बीमारी है। आदमी की बीमारी शारीरिक होती है और समाज की बीमारी सामाजिक होती है। तो उसकी समस्याएं जो हैं वो अलग होती है। वर्ण की बीमारी है, जाति की बीमारी है, अस्पृश्यता की बीमारी है, छूत अछूत की बीमारी है, और इसने गरीबी पैदा की। ये जान रखो, जो जाति के दृष्टि से हल्की जाति का है वही गरीब भी है। जो ऊंचे जाति का है वो पैसे से भी ऊंचा है। भारत की ये जो व्यवस्था बनाई गई है इसको हम लोगों को ठीक से समझना होगा। और ये समझाने के लिए ही 1 दिन से लेकर 5 दिन तक का ट्रेनिंग लगाया जाता है और ये समझाया जाता है। और फिर समझाने के बाद में कोई कार्यकर्ता तैयार होता है और फिर उसको उस विचारधारा के आधार पर फील्ड में जाके समाज के लोगों को तैयार करना है। तो समाज के लोगों को तैयार करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है क्या करना है। जब आप जागृति करने का काम करोगे तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपका कार्य करने लायक आदमी तैयार होना चाहिए।
आपका संगठन का कार्य करने लायक आदमी तैयार होना चाहिए। अगर आपने गांव में काम करने लायक एक आदमी तैयार किया तो आपके एक्सेल में वो काम करता रहेगा, आपके गैर हाजिरी में वो काम करता रहेगा। अगर आपने मीटिंग कर लिया और मीटिंग करके छोड़ दिया और आप वापस आ गए तो वहां आपका काम करने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। कभी कभी लोगों को जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि आपके गांव में कोई जिम्मेदार है? कहाँ है? सारे जिम्मेदार हैं। तो अब दिल्ली से कोई टेलीफोन करना है तो सारे नाम का तो कोई आदमी है। टेलीफोन करना है तो सारे नाम का कोई आदमी तो है नहीं, कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। और वो जिम्मेदार आदमी को ट्रेनिंग लेकर के वहां तैयार किया जा सकता है और इस तरह से उसको वहां रख करके, अगर आप यहाँ जितने गांव हैं 45,000 गांव है, तो एक गांव में एक कार्यकर्ता आपका तैयार होना चाहिए और वो प्रशिक्षित होना चाहिए और कम से कम एक दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए ताकि गांव में एक काम कर सके। दूसरा काम जो है, गांव में किसी एक जाति का आप आदमी अगर आपने जोड़ दिया उससे आपका काम होगा नहीं। आपको शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, उसकी जातियां होंगी, शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे, उसके जमात के लोग होंगे, ओबीसी के लोग होंगे, उनकी जातियां होगी। तो इसलिए तमाम प्रकार के लोगों में काम करना जरूरी है और इस तरह से उन लोगों को जगाने का काम पहले करना पड़ता है। ये सारी बातें जगाने के आधार पर जो आप जग गए का मतलब है वह आप वेल इन्फॉर्म हो। अब जग गए का क्या मतलब है? आप वेल इन्फॉर्म हो गए, आप अपने समाज के प्रति वेल इन्फॉर्म हो गए, आपके आंदोलन के प्रति वेल इन्फॉर्म हो गए, आप जानकार हो गए। ये नहीं कहा जा सकता कि आप ज्ञानी हो गए। जानकार होना, ज्ञानी होना भी अलग बात है। जानकार होना एक अलग बात है। जानकारी के लिए अंग्रेजी में शब्द है इंफॉर्मेशन और ज्ञान के लिए शब्द है नॉलेज। तो नॉलेज अलग है और जानकारी अलग है। तो ज्ञान क्या है? अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। अप्लाइड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो जानकारी उपयोग की जा चुकी है और वो जानकारी सफल हो गई है, वो जानकारी का फायदा हुआ है, संगठन को भी हुआ है, कार्यकर्ता भी हुआ है, समाज को भी हुआ है। वो जानकारी अब जानकारी नहीं रही, ज्ञान में रूपांतरित हो गई है। तो जानकारी और ज्ञान में फर्क। तो इस तरह से ज्ञान ज्यादा ताकतवर बात है। तो इस तरह से आपके पास विचारधारा की समझ होनी चाहिए, उसके आधार पर आप जगाने का काम कर सकते हो। तो पहला काम है जगाने, और फिर जो जगा हुआ है उसका दूसरा काम है जगे हुए को जोड़ने का। क्रम समझ लो, जो जगा हुआ नहीं है उसे आप जोड़ नहीं सकते, जो जगा हुआ है उसी को जोड़ सकते हैं। तो पहले जगाना होगा, फिर उसको जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद संगठन के शक्ति में उसको रूपांतरित करना होगा, उसको संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। जोड़ना होगा, फिर संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। संगठित शक्ति में रूपांतरित करने का क्या मतलब है? संगठन के उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर वो अपनी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाने का काम करे तो माना जाएगा ये संगठित शक्ति में लगा हुआ है, ये बना हुआ। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन उसको उसमें लगाना है। तो जगाना होगा, जोड़ना होगा और संगठित शक्ति के लिए ये 5 साधन लगाना होगा। ये 5 साधन लगाने के बाद संगठित शक्ति का निर्माण होगा। फिर इस संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग करना होगा। ऐसे ही परिवर्तन नहीं होगा, आपकी इच्छा मात्र से नहीं होगा। ये इस तरह से करना होगा। जब 25 साल पहले
हम बिहार में आए, 100-200 इकट्ठा किया। अब जितने यहाँ बैठे उससे ज्यादा 2 गुना बाहर बैठे हुए लोग हैं। तो 25 साल की मेहनत से इतने ज्यादा लोग अब तैयार हो, ज्यादा लोग और ज्यादा लोग बिहार में है। जितने यहाँ आए हैं उतने ही हमारे नहीं हैं, जितने और है वो नहीं आ पाए हैं वो भी हमारे हैं। तो इस तरह से अब बिहार में एक संगठित शक्ति निर्माण हो गई है, और संगठित शक्ति का जब आंदोलन के लिए उपयोग किया जाएगा तो तब बदलाव होगा। अब मैं आप लोगों को, अब हमारा प्रयास क्या है? अब हमारा प्रयास 2 कामों पर केंद्रित है। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। 2 कामों पर केंद्रित है। एक, 6 लाख गांवों में संगठन का निर्माण करना। तो ये बिहार में निर्माण करना आपकी जिम्मेदारी है, सारे देश भर में निर्माण करना मेरी जिम्मेदारी है। बिहार में ये निर्माण करना आपकी जिम्मेदारी है, और बिहार के अलग अलग जिलों से जो लोग आए हैं अपने अपने जिले में निर्माण करना उनकी जिम्मेदारी है। तो उनका काम है गांव तक, 6 लाख गांवों तक, सारे देश भर में आंदोलन को लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। बिहार में 45,000 गांव है, तो 45,000 गांव में लेकर जाना बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है, और जिले के लोगों को अपने जिले में लेकर जाने की जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कार्यक्रम बनाते हो और ऐसा करते हो तो साल भर में सारे गांव तैयार हो गए। सारे गांव में आप अपना यूनिट खड़ा कर सकते हैं एक साल में, अगर आप संकल्प कर लेते हो। कोई भी काम करने के लिए संकल्प होना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर संकल्प नहीं किया जाता है तो आदमी बीच में ही छोड़ देता है। तो इसलिए संकल्पवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। या तो करना है तो संकल्प लेकर करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए। एक तो ये काम है। दूसरा काम है तो गांव में लेकर पहुंचाने का, और गांव में जब 6 लाख गांव में संगठन फैल जाएगा तो फिर उस संगठित शक्ति का उपयोग परिवर्तन के लिए करना। तो संगठित शक्ति का निर्माण करना अभी वामसेव का काम करने का काम नहीं है। अभी वामसेव को करना है पढ़े लिखे लोगों को गांव में जाकर भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा करना। अगर भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन 6 लाख गांव में आप खड़ा कर सकते हो, 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, तो सारे देश के लोग सड़कों पर उतर गए। सारे देश के लोग सड़कों पर उतरने के बाद अंग्रेज लोगों ने 42 के बाद भारत छोड़कर जाने का निर्णय लिया, और 15 अगस्त 47 को भारत छोड़कर चले गए। तो इस तरह से ये जन आंदोलन का परिणाम हुआ था। अगर हम 6 लाख गांव का संगठन खड़ा कर देते हैं और इस आंदोलन को, इस संगठन को जन आंदोलन की दिशा में लेके जाते हैं, तो हम लोग भी आजादी हासिल कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, ध्यान रखो, ये हमारी आजादी नहीं है। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की, तो राज ब्राह्मणों का है। अभी जो राज है वो ब्राह्मणों का है। अभी बीजेपी का राज है। बीजेपी के पहले किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस की स्थापना किसने की? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तीरथ, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की 1885। सारा रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं। एक कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल की। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई आपको एविडेंस के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, ब्राह्मणों ने अपना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया।
तो कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है, फिर आरएसएस ने दूसरा ब्राह्मणों का संगठन खड़ा किया भाजपा, और भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पिछड़े वर्ग के आदमी को बनाया। वो पिछड़े वर्ग का आदमी अपने ओबीसी के लोगों की गिनती करने का भी फैसला नहीं कर पाया 10 साल में। जो प्रधानमंत्री आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया, वो प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, वो पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं कर पाया। सारे देश के लोगों की छोड़ो, पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस प्रेमी। आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है नामधारी। नॉमिनेटेड नामधारी, नामधारी तो नाम के लिए रखा हुआ है। तो देखो भाई, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री हमने बनाया, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने समर्थन दे दिया। समर्थन देने के बाद वो पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती ही नहीं कर पाया, तो साबित हो गया कि वो आरएसएस का नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। तो इसीलिए वो पिछड़े वर्ग का कोई काम नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों को हमारा होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों का हम लोग संगठन बना रहे हैं और संगठित शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को हक और अधिकार नहीं मिला, आजादी मिलने के 75 साल हो गए, इसके बावजूद भी नहीं मिला हक और अधिकार। अभी भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो अंग्रेजों के समय में थी और अभी भी वैसी की वैसी है। किसी प्रकार का कोई मौलिक बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग, हमारा संगठन होना चाहिए, हमारा आंदोलन होना चाहिए और हमारे लोगों के लिए आवश्यक बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए दूसरा एजेंडा है संगठित शक्ति के आधार पर, संगठित आंदोलन के आधार पर परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए हम संगठित कर रहे हैं। तो आपको ये बात क्यों समझाई जा रही है? ये बात आप अपने गांव में रहने वाले लोगों को समझाओ कि ये हम लोगों की समस्या है और उसको हम बदलना चाहते हैं। वर्ण के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, जाति के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, अस्पृश्यता के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, पिछड़े वर्ग को शूद्रत्व थोपने वाली व्यवस्था और महिलाओं को दास बनाने वाली व्यवस्था, ये बदलना है। ये व्यवस्था हम लोगों को बदलना है। और बदलकर क्या करना है? तो भारत के संविधान में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही संविधान में लिख के रखा हुआ। आपने कभी संविधान का पहला पन्ना ठीक से नहीं पढ़ा होगा। संविधान का पन्ना अगर पढ़ा भी होगा तो ठीक से समझा नहीं होगा। वो संविधान का ऑब्जेक्टिव है और संविधान जिन लोगों ने बनाया उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। इसके आधार पर पुनर्रचना करनी है। ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटने वाले समाज की रचना की। हमें पुनर्रचना करना है समाज की, और ये पुनर्रचना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, पुनर्रचना निर्माण करनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आप लोग पढ़ लो।
संविधान की कॉपी बामसेब के प्रत्येक व्यक्ति को कॉपी मिलती है भारत सरकार की, छोटी सी। उसमें ओरिजिनल अंग्रेजी होता है एक पन्ने पर और एक पन्ने में हिंदी में होता है। अंग्रेजी में पढ़ लो, नहीं समझ में आए हिंदी में पढ़। और बहुत बार जो ब्राह्मणों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया वो अंग्रेजी समझ में आती मगर हिंदी समझ में नहीं आती, ऐसी हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो दोनों लैंग्वेज वाला छोटा संविधान की कॉपी मिलती है। मामसेब के कार्यकर्ताओं को जरूर पढ़ना चाहिए, एक बात। दूसरा, संविधान में फंडामेंटल राइट पढ़ने चाहिए। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको एम्पावर कर दिया, आपको शक्तिशाली अधिकार देकर कर दिया। पता ही नहीं हमारे उस अधिकार का, उसी अधिकार का उपयोग करते तो मैंने सारे देश भर में इतना विचार संगठन खड़ा किया। अगर एक आदमी ऐसा कर सकता है तो बिहार में हजारों, कई हजार लोग कार्यकर्ता है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो आपको टाइम बॉन्ड बनाकर, कालबद्ध कार्यक्रम बनाकर ये काम आप कर सकते हैं, ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारे ही शक्ति के आधार पर हम ला सकते हैं। हमें ऐसा करना होगा, कोई दूसरा बदलाव करने वाला नहीं है। बीजेपी वाले बदलाव करेंगे, बिल्कुल करने वाले नहीं, क्योंकि बीजेपी अगर समाज रचना में बदलाव करेंगे तो बीजेपी को बनाने वाले ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमारे सर पर बैठे हुए हैं। अगर ये पुनर्रचना हो गया तो ब्राह्मण धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ऐसा गिराने का काम तो ब्राह्मण नहीं करेगा। तो ये व्यवस्था ऐसी खड़ी व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ये ऐसी, ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करना है। ऐसे होने से क्या होगा, ये सारे बराबर होंगे। ये ऐसे है, ऊंच है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, फिर और नीचे है, फिर और नीचे है, फिर और नीचे है। ये तो ऊंच और नीच पर खड़ी हुई व्यवस्था है। अगर इसको इस तरह से, ये जो वर्टिकल है, इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनाओ तो ये बराबर हो जाएगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था ऐसी हॉरिजॉन्टल, ऐसा बनाया जा सकता है। ऐसा कब बनाया जा सकता है? संगठित शक्ति के आधार पर बनाया जा सकता है। क्योंकि जो लोगों ने अन्याय की व्यवस्था बनाई उसको रिक्वेस्ट करके बदलाव होने वाला नहीं। पंडित जी ये बराबर नहीं है, 2-3 हजार साल से आप ऐसा कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, ये आप बदल दीजिए, बराबर नहीं है, इंसानियत के लिए ठीक, वो मानने वाला नहीं है। तो बिल्कुल मानने वाला नहीं। संगठित शक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ी तो पिछवाड़े पे लात मारना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो संगठित शक्ति होने के बाद लात मारने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि SC ST OBC के समर्थन से ही तो दिल्ली में चले जाते हैं। कांग्रेस वाले भी हमारे समर्थन से जाते हैं, बीजेपी वाले भी हमारे समर्थन से जाते हैं। अगर हमारे लोगों को ही समर्थन करना शुरू कर दे, उनको समर्थन बंद हो जाएगा और इस तरह से ये एक प्रकार से पिछवाड़े पे लात हो जाएगा। तो बदलाव होना है, ये सिंपल करना है और इसके लिए आपको पैर उठाने की भी जरूरत नहीं। आजकल तो ऐसा 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 करने की जरूरत है, ऐसा 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 कर दिया है तो भी हो जाएगा। लात भी उठाने की जरूरत है, अंगूठा उठाने की जरूरत है, वो 5 उंगलियां भी नहीं, एक नहीं, ऐसा ही कर देने से हो जाए। तो इतना आसान हो गया है। तो इतना आसान क्यों नहीं हो रहा है? ये सब आखिरी बताता हूं क्यों नहीं हो रहा है। दिमाग की बहुत खराबी है। ये जो आदमी का शरीर काम करता है वो दिमाग उसको चलाता है। ये शरीर का नेतृत्व ये दिमाग करता है। जैसा दिमाग सोचता है वैसा शरीर काम करता है। दिमाग में विचार आता है फलाने की हत्या करना है, तब हाथ हत्या करने के लिए हथियार उठाता है। पहले हत्या का विचार दिमाग में आता है, फिर हाथ में हथियार आता है। दिमाग हाथ में हथियार पकड़वाता है। तो दिमाग की खराबी है।
हम लोग दिन दिन भर ऐसी चर्चा करते रहते, काहे कि नहीं, दिमाग बहुत खराब। दिमाग जो हमारे लोगों का है, लोग हमारे हैं, दिमाग हमारा नहीं। लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों का दिमाग बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसी ब्राह्मण का है, किसी और ब्राह्मण का है, तो उनका काम करते रहते हैं। तो अपना काम करने से परिवर्तन होगा और इसके लिए अपना संगठन और अपनी संगठित शक्ति का निर्माण पर हमें जोर देना होगा। इससे बदलाव, ये काम आप करेंगे, मैं आशा करता हूं कि ये काम आप करेंगे। अगर ये काम आप करते हो तो जो तमाम प्रकार का बदलाव हम करना चाहते हैं वो संगठित शक्ति के बल पर हो। ये काम आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।